नमस्कार। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 17 जो है क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एंड रूल्स। इसमें हम खास तौर पर ये समझेंगे कि फार्मेसी के लिहाज से इसके क्या मायने हैं। तो चलिए स्लाइड पर दिए गए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। द क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 हैज़ बीन इनैक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट है जिसे 2010 में बनाया गया था, इसे हमारी केंद्र सरकार ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया है। पर्पस: टू प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स इन द कंट्री। अच्छा, अब सवाल उठता है कि इस कानून का मकसद क्या है। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है देश में जितने भी क्लिनिकल प्रतिष्ठान हैं, जैसे अस्पताल, क्लिनिक, लैब्स और हाँ, फार्मेसी भी, उन सभी का रजिस्ट्रेशन करना और उनके कामकाज को रेगुलेट करना, मतलब कि उन्हें नियमों के दायरे में लाना। गोल: टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ फैसिलिटीज एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम। और इसका लक्ष्य ये है कि ये जितने भी प्रतिष्ठान हैं जो हमें स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, वो सुविधाओं और सेवाओं के लिए एक न्यूनतम मानक यानी एक मिनिमम स्टैंडर्ड बनाकर रखें। इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस: द एक्ट हैज़ टेकन इफेक्ट इन 4 states, namely अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम एंड ऑल यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट NCT ऑफ दिल्ली। अब देखते हैं कि ये कानून आखिर लागू कहाँ हुआ। तो शुरुआत में ये 4 राज्यों में लागू हुआ: अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों में। डेट: सिंस 1 March 2012। वीडियो गेजेट नोटिफिकेशन डेटेड 28 February 2012। और ये कानून 1 March 2012 से प्रभाव में आया था। अडॉप्शन बाय अदर स्टेट्स: द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, झारखंड, असम एंड हरियाणा हैव अडॉप्टेड द एक्ट अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार जैसे कई और राज्यों ने भी संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत इस कानून को अपने अपने राज्यों में अपना लिया। Definition: the clinical establishment rules are a set of guidelines and regulations issued by the Government of India to regulate the functioning of clinical establishments across the country. तो अगर हम आसान शब्दों में समझें तो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रूल्स सरकार के बनाए हुए वो दिशा निर्देश और नियम हैं जो ये तय करते हैं कि देश भर में ये सभी स्वास्थ्य केंद्र किस तरह से काम करेंगे। तो इन क्लिनिकल प्रतिष्ठानों को कंट्रोल करने के लिए कौन-कौन से मुख्य नियम हैं? चलिए इस स्लाइड में हम उन्हें एक-एक करके समझते हैं। पहला नियम है द क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010। दिस इज द प्राइमरी लेजिस्लेशन गवर्निंग क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स इन इंडिया। ये तो वही मुख्य कानून है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। एक तरह से कह सकते हैं कि यही भारत में सभी क्लिनिकल प्रतिष्ठानों की नींव है। इट प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स। मतलब ये कानून सभी अस्पतालों, क्लिनिकों और डायग्नोस्टिक सेंटरों के रजिस्ट्रेशन और उनके रेगुलेशन की पूरी प्रक्रिया को तय करता है। दूसरा नियम 2. Minimum Standards of Medical Education and Training Regulations 2020. These regulations prescribe the minimum standards for medical education and training in India. इसका मतलब है कि भारत में मेडिकल की पढ़ाई और ट्रेनिंग का कम से कम क्या स्तर होना चाहिए, ये 2020 के इन नियमों में साफ साफ बताया गया है। They also specify the criteria for the recognition of medical colleges and institutions. और साथ ही ये नियम ये भी तय करते हैं कि किन मापदंडों के आधार पर मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दी जाएगी। तीसरा 3. National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers NABH Standards. These standards were developed by the Quality Council of India in consultation with various stakeholders, healthcare providers, experts, patient groups. इन मानकों को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्वास्थ्य सेवा से जुड़े सभी लोगों से, जैसे कि डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स और मरीजों के समूहों से सलाह करके बनाया है। ये एक तरह से अस्पतालों के लिए क्वालिटी का सर्टिफिकेशन होता है। They provide a framework for assessing the quality and safety of healthcare services in India. ये एक ऐसा ढांचा देता है जिससे भारत में मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को आसानी से परखा जा सकता है। और चौथा नियम 4. Indian Medical Council Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulations 2002. These regulations set out the code of conduct and ethics for medical practitioners in India. ये नियम भारत में डॉक्टरों के लिए एक आचार संहिता है, यानी कि एक कोड ऑफ कंडक्ट। They provide guidelines for professional behavior, patient care and confidentiality.
इसमें बताया गया है कि डॉक्टरों का प्रोफेशनल बर्ताव कैसा होना चाहिए, उन्हें मरीजों की देखभाल कैसे करनी चाहिए और उनकी जानकारी को गोपनीय यानी कॉन्फिडेंशियल कैसे रखना चाहिए। चलिए नियमों की इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और कौन से कानून इसमें शामिल हैं। 5वां नियम है 5 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ दैट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स इन इंडिया। ये एक बहुत ही जरूरी कानून है जो भारत में हम सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है। और हाँ, एक मरीज भी एक उपभोक्ता ही होता है। It provides for the establishment of consumer courts and the redressal of consumer grievances, including those related to healthcare services. ये कानून उपभोक्ता अदालतों की स्थापना की बात करता है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी शिकायतों का भी निवारण किया जा सकता है। 6वां नियम 6 Drugs and Cosmetics Act 1940. This act regulates the import, manufacture and sale of drugs and cosmetics in India. ये अधिनियम भारत में दवाओं और कॉस्मेटिक्स के आयात, उनके निर्माण और उनकी बिक्री को नियंत्रित करता है, यानी रेगुलेट करता है। It sets out the standards for the quality, safety and efficacy of these products. ये इन सभी प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता के लिए मानक तय करता है। और 7वां नियम है 7 Indian Nursing Council Act 1947. This act governs the nursing profession in India. ये कानून भारत में नर्सिंग के पेशे को नियंत्रित करता है। It provides for the establishment of the Indian Nursing Council and the regulation of nursing education and practice. ये भारतीय नर्सिंग परिषद की स्थापना के साथ साथ नर्सिंग की पढ़ाई और प्रैक्टिस के लिए भी नियम बनाता है। अब देखिए, इतने सारे एक्ट्स को एक साथ याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना, लेकिन इसके लिए यहाँ एक बहुत ही मजेदार तरीका दिया गया है। इस स्टडी टिप को देखते हैं। क्लिनिकल माइंड्स नीड इम्पोर्टेंट केयर ड्रग्स इंस्टेंटली। ये एक मेमोनिक है, मतलब याद रखने का एक आसान सा फॉर्मूला। यहाँ हर शब्द एक अधिनियम को दर्शाता है। क्लिनिकल से क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, माइंड से मिनिमम स्टैंडर्ड्स, नीड से NABH, इंपोर्टेंट से IMC, केयर से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ड्रग्स से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और इंस्टेंटली से इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट। है ना कमाल का तरीका? इस तरह आप सातों एक्ट्स को आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम सीधे फार्मेसी की बात करते हैं। इस कानून के तहत फार्मेसी को भी एक क्लिनिकल प्रतिष्ठान माना जाता है, इसलिए उन पर भी कुछ खास नियम लागू होते हैं। चलिए इन्हें समझते हैं। Under the Clinical Establishment Act, pharmacies are classified as clinical establishments and are required to be registered with the relevant authorities. The Act lays down certain rules and regulations that pharmacies need to follow to ensure the safety and well-being of their patients. इसका सीधा सा मतलब है कि हर फार्मेसी को एक क्लिनिकल प्रतिष्ठान माना जाएगा और उसका रजिस्ट्रेशन करवाना बिल्कुल जरूरी है। मरीजों की सुरक्षा के लिए उन्हें कुछ नियमों का पालन करना ही होगा। Some of the key aspects related to pharmacy under the Clinical Establishment Act are: तो फार्मेसी से जुड़े कुछ मुख्य पहलू इस तरह हैं। पहला पहलू है 1. Registration. The Act mandates that all clinical establishments, including pharmacies, must be registered with the appropriate regulatory authority. सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है रजिस्ट्रेशन। ये कानून कहता है कि हर फार्मेसी को संबंधित रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड होना ही चाहिए, इसमें कोई छूट नहीं है। The registration process includes providing information on the ownership, location, infrastructure and services offered by the pharmacy. इस प्रक्रिया में फार्मेसी को अपनी पूरी जानकारी देनी होती है, जैसे कि उसका मालिक कौन है, वो किस जगह पर है और वहाँ क्या-क्या सुविधाएं और सेवाएं दी जाती हैं। दूसरा पहलू है 2. Qualifications and training. The Act specifies that the pharmacists working in a pharmacy must possess the necessary qualifications and training as per the Pharmacy Council of India guidelines. ये कानून ये भी साफ करता है कि फार्मेसी में काम करने वाले फार्मासिस्ट के पास भारतीय फार्मेसी परिषद के दिशा निर्देशों के मुताबिक जरूरी योग्यता और ट्रेनिंग होनी ही चाहिए। The pharmacists are also required to, और जो फार्मासिस्ट वहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए भी 2 और जरूरी शर्तें हैं। 1. Renew their registration every 5 years. उन्हें हर 5 साल में अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना होगा। 2. Undergo regular training to stay updated with the latest developments in the field of pharmacy. चलिए अब फार्मेसी से जुड़े बाकी जरूरी पहलुओं को भी समझ लेते हैं। तीसरा पहलू है 3. Quality of drugs and services. The Act mandates that pharmacies must ensure the quality of drugs and services offered to patients. कानून ये जरूरी बनाता है कि फार्मेसियों को मरीजों को दी जाने वाली दवाओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। This includes, इसमें क्या-क्या शामिल है, आइए देखते हैं। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मेडिसिन्स, दवाओं का सही तरीके से भंडारण, यानी उन्हें सही तापमान और सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है। मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ मेडिसिन्स डिस्पेंस्ड, जो भी दवाएं बेची गई हैं उनका सही रिकॉर्ड रखना।
इंश्योरिंग दैट द मेडिसिन्स आर नॉट एक्सपायर्ड और सबस्टैंडर्ड, और ये पक्का करना कि दवाएं एक्सपायर्ड या खराब क्वालिटी की बिल्कुल ना हो। चौथा पहलू है 4. पेशेंट सेफ्टी। द एक्ट लेज डाउन गाइडलाइंस फॉर पेशेंट सेफ्टी इन फार्मेसीज। दिस इंक्लूड्स, ये कानून मरीजों की सुरक्षा के लिए भी दिशा निर्देश देता है। इसमें क्या शामिल है? इंश्योरिंग दैट द प्रिस्क्रिप्शंस आर लेजिबल एंड एक्यूरेट। ये सुनिश्चित करना कि डॉक्टर का पर्चा यानी प्रिस्क्रिप्शन साफ साफ पढ़ा जा सके और सही हो। मेंटेनिंग पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। मरीज की जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखना। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन ऑन द यूज ऑफ मेडिसिन्स टू पेशेंट्स, और मरीजों को दवाओं के इस्तेमाल के बारे में पूरी और सही जानकारी देना। और पांचवा पहलू है 5. Grievance redressal. The Act provides for a mechanism to address grievances of patients and their relatives. यह कानून मरीजों और उनके परिवार वालों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक सिस्टम भी देता है। The pharmacy is required to have a complaint redressal mechanism in place. हर फार्मेसी के पास शिकायत सुलझाने का एक तंत्र होना जरूरी है। Patients can approach the relevant authorities in case of any complaints. और अगर कोई शिकायत होती है तो मरीज संबंधित अधिकारियों के पास जाकर अपनी बात रख सकते हैं। अब इन पांचों बातों को याद रखने के लिए एक छोटा सा एक्रोनिम भी है। की एस्पेक्ट्स एक्रोनिम RQQPG, ये रजिस्टर क्वालिफाइड क्वालिटी पेशेंट्स ग्रीवेंसेस इस वाक्य से बना है। ये आपको रजिस्ट्रेशन, क्वालिफिकेशन, क्वालिटी, पेशेंट सेफ्टी और शिकायत निवारण, ये पांचों पॉइंट्स याद रखने में मदद करेगा। तो कुल मिलाकर ये कानून ये सुनिश्चित करता है कि फार्मेसी सिर्फ दवाएं बेचने की एक दुकान न हो, बल्कि स्वास्थ्य सेवा का एक भरोसेमंद और जिम्मेदार हिस्सा बने। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये नियम सिर्फ कागजों तक ही सीमित है या हकीकत में भी उतनी ही मजबूती से लागू होते हैं? ये एक अहम सवाल है।